सीरिया में एक और एयरबेस पर हमला। और अब सवाल सिर्फ सीरिया का नहीं है, सवाल है क्या तुर्की और इजराइल युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ तुर्की, नाटो की बड़ी सैन्य ताकत, विशाल सेना, हजारों टैंक, बड़ी नौसेना और बेरख्तार जैसे घातक ड्रोन सिस्टम। दूसरी तरफ इजराइल, F-35I अदीर, बेहद ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क, सटीक मिसाइल हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ऐसी एयर पावर जिसने पिछले कई युद्धों में अपनी क्षमता साबित की है। अब सोचिए, अगर ये दोनों ताकतें सीरिया के आसमान में आमने सामने आ गईं तो क्या होगा? क्या तुर्की अपनी विशाल मिलिट्री पावर के दम पर इजराइल को पीछे धकेल देगा, या फिर इजराइल का F-35I अदीर तुर्की के F-16 और ड्रोन फ्लीट को आसमान में ही चुनौती देगा? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि तुर्की अब अकेला नहीं है। मक्का में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट किया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को हिलाकर रख दिया है। और दूसरी तरफ इजराइल के पीछे है अमेरिका। यानी एक तरफ तुर्की के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब का नया डिफेंस फ्रेमवर्क, दूसरी तरफ इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। तो अगर सीरिया में एक और हमला हुआ, अगर तुर्की की सेना ने जवाब दिया और अगर इजराइल ने पलटवार कर दिया, तो क्या यह टकराव सिर्फ तुर्की बनाम इजराइल होगा, या फिर मिडिल ईस्ट के कई देश इस संघर्ष में खिंचते चले जाएंगे? क्योंकि सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर इजराइल का हमला अब सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं मानी जा रही। इसके पीछे सीरिया में तुर्की की संभावित मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को लेकर इजराइल की चिंता सामने आई है। अमेरिका भी तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। यानी वॉशिंगटन को भी डर है कि सीरिया से शुरू हुआ यह तनाव कहीं तुर्की और इजराइल की सीधी भिड़ंत में तब्दील ना हो जाए। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आज खोलेंगे तुर्की बनाम इजराइल की पूरी मिलिट्री पावर का हिसाब। जमीन पर किसकी ताकत ज्यादा, आसमान में किसकी बढ़त, समुद्र में कौन भारी, F-35I अदीर वर्सेस F-16, मरकावा MK4 बनाम तुर्की की टैंक फोर्स, और ड्रोन पावर वर्सेस इंटेलिजेंस। और सबसे बड़ा सवाल, अगर दोनों देशों की सेनाएं सचमुच आमने सामने आ गईं तो आखिर किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? आइए शुरू करते हैं। इस पूरे तनाव की ताजा वजह बनी है सीरिया। इजराइल ने सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर हवाई हमले किए। रिपोर्टों के मुताबिक रनवे और दूसरे सैन्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया। इजराइल का आरोप था कि सीरिया में तुर्की की संभावित मिलिट्री तैनाती से क्षेत्र का मौजूदा सुरक्षा संतुलन बदल सकता है। तुर्की ने इन आरोपों को खारिज किया और इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। यानी एक तरफ इजराइल सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को खतरे के तौर पर देख रहा है, दूसरी तरफ अंकारा अपनी रणनीतिक भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही टकराव अब पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा सवाल बन गया है। अब सवाल है, इजराइल को सीरिया में तुर्की की मौजूदगी से इतनी चिंता आखिर हो क्यों रही है? वजह है स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी। तुर्की सीरिया के उत्तर में है और सीरिया की नई सत्ता के साथ उसके सैन्य और रणनीतिक संबंध बढ़ रहे हैं। वहीं इजराइल सीरिया में किसी ऐसी सैन्य क्षमता को मजबूत होते नहीं देखना चाहता जो भविष्य में उसकी सुरक्षा को चुनौती दे सके। अब आते हैं मिलिट्री पावर पर। ग्लोबल फायर पावर 2026 की रैंकिंग में तुर्की दुनिया में 9वें स्थान पर है, इजराइल 15वें स्थान पर है। तुर्की की जो पावर इंडेक्स है 0.1975 है और इजराइल की अगर हम पावर इंडेक्स की बात करें तो 0.2707 है। यहां ध्यान रखना जरूरी है कि इस रैंकिंग में कम पावर इंडेक्स बेहतर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुर्की युद्ध में इजराइल को आसानी से हरा देगा, क्योंकि आधुनिक युद्ध सिर्फ सैनिकों और हथियारों की संख्या से नहीं जीते जाते। टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, एयर पावर और प्रिसीजन स्ट्राइक भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जमीन पर तुर्की की ताकत बेहद बड़ी है। उसके पास बड़ी संख्या में मेन बैटल टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी और ग्राउंड सिस्टम्स हैं। उसकी सेना नाटो के सबसे बड़े सैन्य ढांचे में से एक का हिस्सा है। साथ ही तुर्की ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को तेजी से मजबूत किया है। अल्ताई टैंक, आर्म्ड व्हीकल्स, मिसाइल सिस्टम्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इसके उदाहरण हैं। लेकिन इजराइल को सिर्फ संख्या के आधार पर कमजोर समझना बड़ी गलती हो सकती है। उसकी जमीनी ताकत की पहचान है मरकोवा MK4 टैंक। इसके साथ ट्रॉफी एक्टिव
प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी तकनीक आने वाले एंटी टैंक मिसाइल्स और रॉकेट से सुरक्षा बढ़ाती हैं। यानी तुर्की के पास संख्या का फायदा हो सकता है, लेकिन इजराइल के पास टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का बड़ा एडवांटेज भी है। अब आता है सबसे निर्णायक मोर्चा, आकाश या आसमान। तुर्की की एयरफोर्स की रीढ़ लंबे समय से F-16 फाइटर जेट्स रहे हैं। इसके साथ बैरक्टार TB2 और बैरक्टार अकिंजी जैसे आर्म्ड ड्रोन्स ने अलग अलग संघर्षों में अपनी क्षमता को सिद्ध किया है। किजिलेमा जैसे अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स तुर्की की फ्यूचर एयर पावर को नई दिशा दे रहे हैं, लेकिन इजराइल के पास है F-35I अदीर, और यही फाइटर जेट एयर वॉर का पूरा समीकरण अपने आप में बदल सकता है। इसकी ताकत सिर्फ स्टेल्थ नहीं है, एडवांस सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और इससे बेहद खतरनाक बनाते हैं। इजराइल के पास F-15 और F-16 जैसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। इसलिए अगर शुरुआती एयर वॉर शुरू होती है तो यह सवाल नहीं होगा कि किसके पास कितने फाइटर जेट हैं। असली सवाल होगा कि कौन दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस, कमांड सेंटर्स और मिलिट्री बेसिस को पहले खोज पाता है और कौन उन्हें ज्यादा सटीकता से निशाना बना पाता है। यहां इजराइल की इंटेलिजेंस, सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसे बड़ा फायदा दे सकती हैं, लेकिन तुर्की को इसके मुकाबले कम आंकड़ा खतरनाक होगा। उसकी बड़ी F-16 फ्लीट, विशाल ड्रोन इकोसिस्टम और तेजी से बढ़ता डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री बेस लंबे युद्ध में बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। यानी छोटी और तेज एयर कैंपेन में इजराइल की तकनीकी बढ़त भारी पड़ सकती है, लेकिन लंबा कन्वेंशन वॉर तुर्की के लिए अलग तस्वीर पैदा कर सकता है। अब बात सी पावर यानी कि समुद्री ताकत की। नौसैनिक संख्या में तुर्की को बढ़त हासिल है। उसके पास बड़ी संख्या में वॉरशिप्स, सबमरीन्स और नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं। TCG अनादोलू ने तुर्की की नेवल एम्बिशंस को और ज्यादा मजबूत किया है। ब्लैक सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उसको जो है प्रोवाइड कराती है। इजराइल की नेवी आकार में छोटी है, लेकिन डॉल्फिन क्लास सबमरीन उसकी स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम कैपेबिलिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी समुद्र में तुर्की के पास संख्या की बढ़त हो सकती है, लेकिन इजराइल की नेवल कैपेबिलिटी को केवल जहाजों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। और अब सबसे बड़ा फैक्टर है इंटेलिजेंस। इजराइल लंबे समय से इंटेलिजेंस, सर्विलांस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसीजन टारगेटिंग में मजबूत माना जाता रहा है। दुश्मन के मिलिट्री बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स और एयर डिफेंस सिस्टम की जानकारी हासिल करना आधुनिक युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण होता है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दुनिया की प्रमुख खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। युद्ध के मैदान में जिसकी इंटेलिजेंस बेहतर होगी, उसके हमले ज्यादा सटीक हो सकते हैं। और इसी बीच मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट इस कहानी को और बड़ा बना देती है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस समझौते ने क्षेत्र का जो है नया डिफेंस फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि तुर्की इजराइल वॉर होते ही जो है पाकिस्तान या सऊदी अरब सीधे इस युद्ध में कूद जाएंगे, लेकिन इस समझौते ने मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को जरूर बदल दिया है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। अगर तुर्की और इजराइल के बीच सीधा युद्ध होता है तो आपके हिसाब से कौन भारी पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।